Hi, welcome back to our channel Coding Expert. Myself Mahesh Kumar Kumawat. I hope all of you are well and good. In this video, we are going to learn Swift variables with practical implementation. So let's move to the screen. लेट्स डिस्कस स्विफ्ट वेरिएबल्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स का यूज़ करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। और वेरिएबल्स क्या करते हैं कि वो मेमोरी के अंदर अपने को स्पेस एलोकेट करवाते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स का जो मेन यूज़ है वो होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। सो वेरिएबल्स एक तरह से कंटेनर की तरह बिहेव करते हैं जिसके अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करवाते हैं। एंड वेरिएबल्स कंप्लीटली एसोसिएट होते हैं डेटा टाइप्स से, और उन डेटा टाइप्स के बेस पे आप उन वेरिएबल्स को मेमोरी अलोकेट होती है। सो जो मेमोरी के अंदर स्पेस अलोकेट होता है वेरिएबल्स को, वो डेटा टाइप्स के बेस पे होता है। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो मेमोरी के अंदर उसके लिए स्पेस क्रिएट हो जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि उस वेरिएबल को कितना स्पेस देना है। देन हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल का डिक्लेरेशन कंपाइलर को ये बताता है कि कितना स्पेस उस वेरिएबल के लिए स्टोर करना है और उसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन सेव होगी। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सेंटेंस है वो वेर नम इंट। तो वेर क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है, नम क्या है, वेरिएबल का नेम है, और ये डेटा टाइप्स है। एंड सेकंड टाइप ऑफ डिक्लेरेशन लेट नम इक्वल टू 5। तो लेट क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है, और नम क्या है, वेरिएबल का नेम है, और इसमें अपन ने वैल्यू क्या असाइन की है 5। इसके बेस पे भी ये डायरेक्टली ये कंपाइलर को बताता है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इसका डेटा टाइप भी इंटीजर ही है, और इंटीजर टाइप के लिए जो भी रिजर्व स्पेस होता है वो मेमोरी में क्रिएट कर देता है। वेयर का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें प्रोग्राम में बाद में चेंज करनी होती है। तो वेरिएबल वैल्यूज़ के लिए हम वेयर यूज़ करते हैं, और लेट हम कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू हमें बाद में चेंज नहीं करनी होती है। तो वेयर और लेट को हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल से कवर करेंगे। एंड हम देख लेते हैं स्विफ्ट में वेरिएबल्स के नेम डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को देखते हैं। वेरिएबल नेम स्टार्ट कर सकते हो आप लेटर से, अंडरस्कोर से और डॉलर साइन से। तो ये वेरिएबल नेम के लिए रूल होता है कि आप वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विद आइदर ए लेटर, एन अंडरस्कोर और एन डॉलर साइन। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो वेर ए इक्वल टू हेलो स्विफ्ट। वेर अंडरस्कोर ए, आप इस टाइप से भी वेरिएबल नेम क्रिएट कर सकते हो, तो ये भी वैलिड होता है। वेर डॉलर ए इक्वल टू हेलो स्विफ्ट। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कर रहा है यहाँ पे, इक्वल टू साइन। देन सेकेंड रूल, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद द नंबर्स। तो वेरिएबल का नेम है वो स्टार्ट नहीं हो सकता नंबर से, लाइक वेर 1a। तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, तो यहाँ पे कंपाइलर आपको एरर देगा। थर्ड रूल है कि जो स्विफ्ट है वो केस सेंसिटिव होती है, लाइक कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों को ये ट्रीट करता है एज अ डिफरेंट वेरिएबल्स, लाइक वेयर कैपिटल बी इक्वल टू 5 एंड वेयर स्मॉल बी इक्वल टू 55। तो बी के कैपिटल बी के अंदर वैल्यू है 5, स्मॉल बी के अंदर है 55। अगर आप दोनों को प्रिंट कराओगे तो सेपरेट सेपरेट वैल्यू आएगी। तो ये क्या करता है, ये कैंसिटिव है, तो ये कैपिटल और स्मॉल को दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करता है। फोर्थ रूल है अवॉइड यूजिंग स्विफ्ट कीवर्ड्स लाइक वेयर, स्ट्रिंग, क्लास एटसेट्रा एंड मेनी अदर रिजर्व कीवर्ड्स। तो आपको वो कीवर्ड्स वेरिएबल नेम के अंदर यूज़ नहीं करने हैं। एक एग्जांपल से देख लेते हैं प्लेग्राउंड पे। तो आप प्लेग्राउंड में जाने के लिए आपको एक्स कोड ओपन करना पड़ेगा, उसमें देन फाइल ऑप्शन सेलेक्ट करिए, न्यू पे क्लिक कीजिए और प्लेग्राउंड चूज़ कीजिए। यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल आप क्रिएट कर लीजिए। ये मैंने फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड थी, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ नई फाइल से। यहाँ पे गाइस जैसे आप देख रहे हो एक वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसमें आप वेयर कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है, और उस वेरिएबल का नेम है ग्रीटिंग, और इसमें हेलो प्लेग्राउंड। हेलो प्लेग्राउंड एक स्ट्रिंग है, तो जो ये ग्रीटिंग वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ। तो ये मेमोरी के अंदर स्पेस कंज्यूम करेगा जो भी स्ट्रिंग करेक्टर्स इसमें काउंट है उसके अकॉर्डिंग। और इसको मैं रन करवाता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पे शो कर देगा हेलो प्लेग्राउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप क्रिएट कर रहा हूँ, तो ए इंट ले लेता हूँ और यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप उसको दे देता हूँ, और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5। तो यहाँ पे मेरे को
वैल्यू जो आ जाएगी ए इंट की वो 5 आ जाएगी। So guys, this is the keyword name and a int is the variable name and int is the data type। और इसके अंदर जो मैंने वैल्यू साइन की है वो 5 की है। Then where a float, फ्लोट टाइप का ये मैं क्रिएट कर देता हूँ। इसका डेटा टाइप 2.456789। तो इसका रिजल्ट जो है वो आया है अपने पास में 2.456789। और अब हम क्रिएट करते हैं डबल डेटा टाइप्स के लिए वेरिएबल ए डबल। इसका डेटा टाइप मैं दे रहा हूँ डबल, लाइक 2.456789123456। इसको प्रिंट कराते हैं तो ये अपने को और भी मोर प्रिसाइज रिजल्ट्स दे रहा है। अगर मैं इसके अंदर इसके बाद में और कुछ यूज़ करना लेता हूँ जैसे 465, तो ये क्या कर देगा कि ये कुछ डिजिट 6 डिजिट्स तक की अपने को आउटपुट देगा। तो ये मेरे को डेसिमल के बाद में 6 डिजिट तक ही आउटपुट दे रहा है। जबकि डबल क्या करता है, मेरे को मोर प्रिसाइज रिजल्ट देता है। हमने स्ट्रिंग देख लिया डेटा टाइप्स और इंट देख लिया। अगर मैं इसको स्ट्रिंग भी दे दूंगा ना जैसे ग्रीटिंग को, तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा क्योंकि इसका डेटा टाइप ऑलरेडी ये कंसीडर कर चुका है कि मुझे स्ट्रिंग टाइप का साइन हो रहा है, तो वैल्यू भी इसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग ही होगा। सो ये कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है। अब मैं अगर इसके अंदर ग्रीटिंग्स के अंदर ए इंट असाइन कर देता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। यस, ये मुझे एरर देगा क्योंकि मैं स्ट्रिंग टाइप के अंदर इंटीजर टाइप असाइन नहीं कर सकता। सेम डेटा टाइप के अंदर ही आप असाइन कर सकते हो। तो वेरिएबल्स का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए। तो कई ऑपरेटर्स हैं गाइस वो जो सेम डेटा टाइप्स पर ही परफॉर्म होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, मैं एक वेरिएबल और क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, वेरिएबल हाई स्विफ्ट दे देता हूँ मैं इसका, है ना, और टाइप, और इसके अंदर वैल्यू साइन करता हूँ हाई स्विफ्ट। अब मेरे पास में दो स्विफ्ट टाइप के वेरिएबल्स हो गए, तो हाइट स्विफ्ट और एक ग्रीटिंग्स। तो अब मैं इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर सकता हूँ, ग्रीटिंग्स प्लस हाई स्विफ्ट। तो मेरे पास में इसका जो रिजल्ट है दोनों ऑपरेटर्स का, ग्रीटिंग प्लस हाई स्विफ्ट का, वो हेलो प्लेग्राउंड देन हाई स्विफ्ट। इसके अंदर ये कंटिन्यू आ रहा है, स्पेस देने के लिए आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हो। तो ये हो जाएगा हेलो प्लेग्राउंड हाई स्विफ्ट। इसके बाद में करेक्टर्स, वेर सी डेटा टाइप्स करेक्टर, इसके अंदर मैं असाइन कर देता हूँ ए। तो आपको करेक्टर टाइप का डेटा टाइप करेक्टर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो इस टाइप से, और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ए भी कर दूंगा तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि करेक्टर टाइप होल्ड करता है सिंगल करेक्टर्स को। ये मैसेज दे रहा है कि आप स्ट्रिंग टाइप का सेव नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल करेक्टर्स यूज़ करने हैं या मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करना है तो आप उसको स्ट्रिंग टाइप का लेके यूज़ कर सकते हो। And guys, one more important thing, it's a good practice to give a descriptive name to a variable. Like if I want to create a variable like number of apples, तो यहाँ पे जैसे मैंने 50 दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो एप्पल्स का काउंट है वो 50 है। सो गाइस, आप जो भी वेरिएबल्स नेम यूज़ करो वो एक तरह से सेंसिबल होना चाहिए, उनको रीड करने पे ही समझ में आ जाना चाहिए ताकि कोई अदर डेवलपर आपके प्रोजेक्ट पे वर्क करे तो उसको वो चीज़ें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये दे दूँगा नंबर, अब उसको, ये डेवलपर को समझ में ही नहीं आएगा ये नंबर किसका है। अगर मैं इसको सेम ये दे दूँ कि नंबर ऑफ एप्पल्स, अब उसको ये समझ में आ जाएगा कितने एप्पल्स हैं, उसके लिए यूज़ किया गया है ये वेरिएबल। और जैसे मैंने यहाँ पे कैमल केस का यूज़ किया, जैसे जितने भी वर्ड्स हम वेरिएबल के अंदर स्टार्ट होते हैं तो उनका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल से आता है और जो पहला वर्ड होता है उसमें हम
स्मॉल से ही स्टार्ट करते हैं और बाद में जितने भी वर्ड्स आएंगे वो कैमल केस में आएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है। लाइक अनदर एग्जांपल, वेरिएबल ऐड 2 नंबर्स। तो यहाँ पे जैसे आपको 2 नंबर ऐड करने हो 5 + 20, तो आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा 25, ठीक है। तो अब ये आपको इस वेरिएबल को रीड करने पे ही पता चल रहा है कि हाँ यार ये 2 नंबर्स का एडिशन है, ठीक है। तो इस टाइप से आप वेरिएबल्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। I hope you enjoy the video, and if you have any questions, any doubt in your mind, feel free to comment in the comment section so I can clear your doubts. And don't forget to like and share and subscribe to our channel, and share the video to those friends who want to learn iOS application development, and hit the bell icon for latest updates, and stay connected for more videos. Thank you.